अब सेल मेटाफेज से एनाफेज में एंटर कर रहा है। तो मेटाफेज के अंदर सारे क्रोमोसोम्स कहाँ पे अरेंज थे? इक्वेटोरियल प्लेट पे इस तरीके से वो अरेंज थे। और ये क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर था वो किससे अटैच था? स्पिंडल फाइबर से अटैच था। तो एनाफेज एक ऐसी फेज है, इस फेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है स्प्लिटिंग, यानी कि जो क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमैटिड्स थे वो स्प्लिट हो जाएंगे। आधे नॉर्थ पोल के सेंट्रियोल के पास जाएंगे और आधे साउथ पोल के सेंट्रियोल के पास में। तो एनाफेज कंप्लीट होती है अगेन 2 स्टेजेस में। एक होती है अर्ली एनाफेज और एक होती है लेट एनाफेज। जो लेट एनाफेज होता है वही पार्ट अगेन टीलोफेज में एंटर करता है। तो अगर स्प्लिटिंग की बात करते हैं तो एक क्रोमोसोम को अगर स्प्लिट होना है सिस्टर क्रोमैटिड्स में, तो सबसे पहले ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स कैसे ज्वाइन है? ये ज्वाइन है एक सेंट्रोमेयर से। तो सबसे पहले किसकी स्प्लिटिंग होगी? सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग होगी। जैसे ही सेंट्रोमेयर स्प्लिट होगा तो क्रोमैटिड्स ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो जाएंगे। तो अर्ली एनाफेज के अंदर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर होता है। स्प्लिटिंग होने के बाद में क्या होती है? आधी क्रोमैटिड्स ऊपर की तरफ जाती है और बाकी की आधी नीचे की तरफ आती है। लेकिन दोनों क्रोमैटिड्स के बीच में फिर भी कुछ अटैचमेंट रहता है, स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो 2 क्रोमैटिड्स के बीच में स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनको बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर्स। क्या बोलते हैं? इंटरजोनल फाइबर्स। और फाइबर्स यहां पर भी प्रेजेंट है। और जो फाइबर्स सेंट्रियोल्स एंड क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड के बीच में इंटरजोनल और क्रोमैटिड और सेंट्रियोल्स के बीच के फाइबर्स को बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर्स। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर? ये इसलिए पढ़ रहे हैं जब क्रोमैटिड्स का सेपरेशन होगा तो ये दोनों फाइबर्स में कुछ चेंजेस आएंगे। पहले इनमें चेंजेस आते हैं, इसीलिए ये क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाती हैं। जो इंटरजोनल फाइबर्स हैं ये क्या होती हैं? स्ट्रेच होती हैं। स्ट्रेच यानी कि खिंचती हैं। जब ये खिंचेंगी तो ये क्रोमैटिड्स क्या होंगे? एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जो क्रोमोसोमल फाइबर्स हैं ये क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। जब ये यहां से स्ट्रेच होगी तो ये कैसी हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो क्रोमोसोमल फाइबर्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट और इंटरजोनल फाइबर्स क्या हो जाती हैं? स्ट्रेच हो जाती हैं। और जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेचिंग होता है तो क्रोमैटिड्स, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ चली जाती है। तो एनाफेज में केवल इतना ही होता है, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम इनटू सिस्टर क्रोमैटिड्स, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर। अब लास्ट स्टेज देखते हैं कैरियोकाइनेसिस की, टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर जस्ट अपोजिट होता है प्रोफेज का, यानी कि अगर ये सेल टीलोफेज में प्रेजेंट है तो सबसे पहले इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में डिसइंटीग्रेट स्टार्ट हो गई थी, अर्ली टीलोफेज के अंदर वो आना शुरू हो जाती है। तो क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनने लगती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी है तो न्यूक्लियोलस भी बनना शुरू हो जाता है। बाकी के जो सेल ऑर्गेनल्स थे जो साइटोप्लाज्म में पड़े थे, प्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स, वो भी दोबारा से आ जाते हैं टीलोफेज के अंदर। जो स्पिंडल फाइबर था जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में आ चुका था, यहां पर वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है एंड ऑफ द टीलोफेज, लास्ट पार्ट टीलोफेज के। जो क्रोमैटिड्स या क्रोमोसोम जो मेटाफेज में दिखते थे, क्रोमैटिड प्रोफेज और एनाफेज में दिखते थे, अब वो डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, जब ये कंडेंस होता है तो ये क्रोमैटिड या क्रोमोसोम बनाता है। तो अब क्रोमोसोम को फिर से क्रोमैटिन बनाना है तो वो क्या हो जाएगा? डीकंडेंस होगा। क्या होगा? डीकंडेंस। और क्रोमैटिन क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम के लिए कंडेंसेशन, क्रोमोसोम से क्रोमैटिन डीकंडेंसेशन। डीकंडेंसेशन होगा तो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि ये क्रोमैटिड्स ऊपर चले गए थे तो यहाँ पर इनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, डीकंडेंसेशन, और जो नीचे चले गए थे उनका यहाँ पर डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। ये होता है कब? टीलोफेज में। तो यहाँ पर खत्म हो गया टीलोफेज और कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होना तो हो गया,
प्रोफेज के अंदर हमारे पास सेल में एक सिंगल न्यूक्लियस क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट था। फिर वो कहा मेटाफेज में जाके अरेंज हो गए सारे 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम्स के अगेन कितने, 2 पार्ट हो गए। अंदर डीएनए कंटेंट डबल था तो क्रोमोसोम्स का नंबर तो सेम रहा। कैसे, जो 46 अरेंज थे मेटाफेज प्लेट पे, ये पहले डबल हो गए। डबल इन द सेंस 46 क्या थे, क्रोमैटिड्स थे। अब जब ये क्रोमोसोम बन के दिखने लगे आपको सेम चीज कुछ अलग तरीके से व्यू से, तो 46 का डबल क्या हो गया, 12, 4, 4, 8, 92। तो कितने हो गए ये, 92 कुछ इस तरीके से अरेंज हो गए सेल प्लेट पर। और जब ये 92 को एनाफेज में हमने डिवाइड किया अप साइड और डाउन साइड में, तो अगेन ऊपर 46 और नीचे 46 हो गए। तो यहाँ पर ये समझ में आया कि किस तरीके से अगर आप इसको ऐसे नंबर से काउंट करोगे तो ये 46 है, लेकिन अगर इस क्रोमोसोम को डबल स्ट्रक्चर में ऐसा देखोगे 2 क्रोमैटिड्स वाला, तो वो 92 दिखाई देंगे। और जब उनका डिवीजन होगा तो अगेन 46, 46। तो हम शुरू से जो सेल ले रहे थे इंटरफेज में, सोमैटिक सेल 2n ले रहे थे, यानी कि 46 क्रोमोसोम। तो यहाँ पर भी हमारा 46 है, 46 है। अब जाने के बाद में कैसा हो गया, डिवाइड होने के बाद में डॉटर सेल्स को 46, दूसरी डॉटर सेल को 46 मिल गया। कैरियोकाइनेसिस खत्म होने के बाद में अब सेल एंटर करेगा साइटोकाइनेसिस, जो एक एम फेज की दूसरी स्टेज है। साइटो मीन्स अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस के बाद में साइटोप्लाज्म का। तो अगर ये एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस भी एक तरह के एनिमल्स होते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर कंस्ट्रिक्शंस फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, ऐसा इस तरीके से कंस्ट्रिक्शन फॉर्म होते हैं। ये कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, फरो बनाता है और ये बाहर से अंदर की तरफ में मूव करता है। कैसे मूव करता है, इस तरीके से ये ऐसे मूव करेगा और करते करते जब ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे तब यहाँ पर ये डिवीजन हो जाएगा सेल का। तो ये एक डॉटर सेल बन गई 2n की और ये दूसरी डॉटर सेल बन गई 2n की। दोनों के पास 46 क्रोमोसोम है। जस्ट डीएनए कंटेंट डबल हुआ था तो डीएनए इसके पास भी अब उतना बचा और इसके पास भी इक्वली हो गए। तो ये कंप्लीट हो गया साइटोकाइनेसिस।